हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पढ़ेंगे। मनी एंड क्रेडिट आपका जो है वो थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। मनी एंड क्रेडिट सिंपली अगर मैं मनी का इवोल्यूशन बताऊं और क्रेडिट क्या होता है, तो मनी को आप एक सिंपल डेफिनेशन आप इसकी दे सकते हैं। मनी इज़ नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यही तो बोला जा सकता है कि मनी क्या है बेटा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानी जाती है। कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज? आप कोई सामान लेने जाते हैं तो मनी को देते हैं और उसके एक्सचेंज में आपको वो सामान मिल जाता है ना। तो मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और हर जगह पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई दुकान वाला बोले नहीं मैं मनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। फिर हम इसी में देखेंगे कि क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, मतलब उधार का लेन देन, जैसे बैंक से लोन लेना वगैरह। तो मनी का फंक्शन क्या है, ठीक है। और फिर क्रेडिट क्रिएशन एंड बैंक की क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट होती है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जब मैं बात करती हूँ मनी की, तो आपके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक होनी चाहिए कि मनी तो आज हम देख रहे हैं कि हाँ भाई नोट हैं, सिक्के हैं। आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि क्या आज से 200 साल पहले यही सिक्के थे, यही पेपर करेंसी हुआ करती थी? नहीं। तो उस समय किस तरह के एक्सचेंज को किया जाता था? हालांकि अभी भी आप इंटीरियर गांव में देखेंगे ना, तो कुछ मनी से हट कर के एक्सचेंजेस होते हैं। तो जो सबसे पहले फॉर्म में एक्सचेंज आया था, एक्सचेंज के लिए जो फॉर्म आया था वो आया था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब था सामान के बदले सामान। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। इस लिमिटेशन की वजह से ही मनी को इवॉल्व किया गया। समझ रहे हैं बात को? भाई किसी चीज़ की नेसेसिटी ही उसकी इन्वेंशन का रूप होती है ना भाई। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब नेसेसिटी ये आई कि बार्टर सिस्टम में बड़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो हमें कुछ ऐसा एक मीडियम हमारे पास होना चाहिए जिसके थ्रू हम कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ भी लेन देन हम कर सकें। तो बार्टर सिस्टम में जैसा मैंने बताया कि हम सामान के बदले सामान लेते थे। अच्छा, कुछ गाँवों में, इंटीरियर गाँव में अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं, गेहूँ दे देंगे, गेहूँ के बदले में कोई चीज़ ले लेंगे, है ना, और कुछ चावल दे देंगे, सम लाइक दैट। अब बस इसमें आपको ये समझना है कि सामान के बदले में सामान, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस थी इसकी। पहली लिमिटेशन आपको दिख रही होगी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। भैया मुझे चाहिए टमाटर, ठीक है। अब मैं पहले तो ऐसे पर्सन को ढूंढूं जिसके पास टमाटर हो, समझ रहे हो बात को, और वो वही चीज़ ले जो मेरे पास उस समय अवेलेबल हो सकता है मेरे पास उस समय चावल अवेलेबल हो, तो मैं उसको बोलूँगी भाई तू मेरे चावल ले, है ना, मेरे चावल ले और मुझे टमाटर दे दे, ठीक। लेकिन आप क्या गारंटी दे सकते हो कि वो मुझे टमाटर दे देगा और उसको चावल ही चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो सामान जब हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे तो मुझे हो सकता है वही सामान मिल जाए, लेकिन वो जो पर्सन है जो मुझे वो सामान देना चाहता है वो मुझसे वो सामान ना ले जो मैं देना चाहता हूँ। इसी को बोला जाता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वांट की कोइंसिडेंस बैठ नहीं पाती थी। मुझे जो चाहिए, मैं अगर लेना चाहती हूँ तो उसे भी वही चाहिए जो मैं देना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम थी स्टोर वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ, आज की डेट में आप पैसे बैंक में ले जा कर के जमा कर देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलता है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट पैसा मिलता है, इनकम मिलती है, जनरेशन होती है इनकम की। लेकिन आप इसी चीज़ को आप रिलेट करिए सामान से। क्या गेहूँ आप कहीं स्टोर करके रख देंगे और 10 साल बाद उसका डबल हो जाएगा? नहीं। सामान को स्टोर कहाँ से रखोगे? नहीं रख पाते ना। तो एक ये भी प्रॉब्लम आती थी कि स्टोरिंग वैल्यू की प्रॉब्लम आ जाती थी, कई सारी, स्टोर नहीं किया जा सकता था। अच्छा, उसके बाद आती है डिफ़र्ड पेमेंट और डिफ़िकल्ट। भाई डिफ़र्ड पेमेंट क्या है? भाई फ्यूचर पेमेंट करनी है मुझे, ठीक। आज तो आप लोन ले लेते हो और फिर धीरे धीरे किश्त भरते हो उसकी,
लोन ले लिया, कर्जा ले लिया कहीं से बैंक से, फिर आप धीरे धीरे करके प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो भी उसका बनता रहता है आप देते रहते हो। क्या ये चीज़ सामान के उपलक्ष्य में पॉसिबल थी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, गुड्स कुछ ऐसी भी थी जो इंडिविजिबल, मेजर यूनिट नहीं मिलता था इसका, इसके लिए एक और शब्द है मेजर यूनिट नहीं। मुझे बताओ, सामान का जब एक्सचेंज हो रहा है तो कोई परफेक्ट मेजर वैल्यू है सामान की? नहीं है। घी के बदले में दाल मिल रही है, दाल के बदले में गेहूँ ले रहे हो, टमाटर ले रहे हो, प्याज ले रहे हो, तो भाई कहाँ घी की कीमत है, कहाँ दाल की कीमत है, कहाँ सोने की कीमत है? मेजरिंग वैल्यू नहीं हो पाती थी उसकी। इसी वजह से मनी का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, मनी का इवोल्यूशन होता है। अब मनी के लिए देखिए सिंपल डेफिनेशन, एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेने देने के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू भी है भाई। पैसे को आप कहीं पर भी किसी दुकान पे लेकर के जाएंगे, तुरंत सामान मिल गया, चलो ठीक है। बैंक में रखा, स्टोर हो गया, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो, डिविजिबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल है। सोने की अलग कीमत है, चांदी की अलग कीमत है, उसके अकॉर्डिंग आपको मनी देना है। तो फंक्शन ऑफ मनी देखेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल बता दिया मैंने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। स्टोर वैल्यू बिल्कुल स्टोर वैल्यू है, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट आप इजीली कर सकते हो। अब ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी देखते हैं क्या थी। तो देखिए सबसे पहले मेटालिक कॉइन्स, ऐसे जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, इसमें एक टर्म आती है फिएट एंड फिड्यूशियरी, लेकिन आपको उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना ये समझना है कि ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी क्या थी। कॉपर था, ब्रॉन्ज था, है ना, सोना था, चांदी था, ये सब फॉर्म्स थे, ओल्ड फॉर्म्स थे। आपने सुना होगा राजा महाराजाओं के टाइम पे सोने के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के हुआ करते थे, जित्तल और टंका करके यूनिट्स आती थी आपके अकबर बीरबल के टाइम पे। आप वो सब चीज़ों से रिलेट करो, कितने पुराना सिस्टम है ये, जब कॉइन का इवोल्यूशन आ गया है। कॉइन तो आ गई है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कोई पोजीशन नहीं हुआ करती थी कि इनको कोई कंट्रोल कर सके। होता क्या था, एक राजा था, एक राजा ने कुछ कॉइन, अपनी प्रिंटेड कॉइन बना दी, ठीक, उसका राज हड़प लिया गया। दूसरे राजा ने क्या करा, उसके रियासत को हड़प लिया। वो क्या करेगा, उसकी जितनी भी कॉइन करेंसीज थी उनको पिघला करके अपना स्टैम्प वगैरह बनवा देगा। अच्छा, कुछ ऐसे चालाक थे कि ब्रॉन्ज़ उनके पास हुआ करता था, ब्रॉन्ज़ की अपनी अलग से ब्लैक मार्केटिंग करके अलग से सिक्के बना करके उसको करते थे। मतलब कोई एक परफेक्ट, एक ऐसा कोई मेजर नहीं था जिससे इस ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। ठीक है। अच्छा, अब हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का समझते हैं कि आज के समय में क्या चल रही है। तो आज के समय में आप मोस्ट करेंसी, जो बहुत करेंसी आप मोस्ट एमिनेंट रूप में यूज़ करते हो, वो फॉर्म है आपकी मेटालिक, जो आप सिक्के यूज़ करते हैं, और एक पेपर करेंसी। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बता दूं, प्लास्टिक मनी भी आप यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, ये प्लास्टिक मनी के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अब न्यू फेज़ आ चुका है जिसे हम डिजी करेंसी, लॉकर करेंसी बोलते हैं। तो अब डिजी करेंसी इसमें क्या है, बिटकॉइंस हैं आपके सबसे ज्वलंत उदाहरण। ये डिजिटल करेंसीज़ होती हैं जो दिखाई नहीं, इनका कोई स्वरूप है ही नहीं, अच्छा, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए भाई करेंसी हो गई, सब चीज़ हो गया, ठीक है, करेंसी का फ़्लो चल रहा है पूरी इकॉनमी में। कोई एक बॉडी तो होनी चाहिए जो इसके पूरे फ़्लो को रेगुलेट करे, पूरे फ़्लो को देखे, ये फ़्लो कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, देखना तो पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी बॉडी है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक एपेक्स बॉडी मानी जाती है, जो कि सारे ही बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। अब आपको एक चीज़ मैं समझा दूं, क्या हर एक इंस्टीट्यूशन बैंक का दर्जा ले सकती है? नहीं, हर एक इंस्टीट्यूशन बैंक का दर्जा नहीं ले सकती जब तक वो इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट एक्सेप्ट ना करे और लैंड ना करे। मतलब दोनों ही चीज़ों को अगर वो साइमल्टेनियसली कर रही है तभी वो बैंक है।
अगर आप बोलें कि कोई बैंक है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आप पैसे डिपॉज़िट कर सकते हो, वहाँ से उधारी नहीं ले सकते, तो वो बैंक की कैटेगरी में नहीं होगी। वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। फाइनेंस मतलब पैसा, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस के रिलेटेड काम कर रही है, उसको आप बैंक का दर्जा नहीं दे सकते। बैंक का दर्जा लेने के लिए उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, डिपॉज़िट भी लोगों से एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लोगों को लोन भी देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, बाकी आप चेक्स हो गए, आपके डिमांड डिपॉज़िट हो गए। अच्छा, ये सब डिपॉज़िट्स के प्रारूप हैं, एक इसका टाइप है। देखो, आप बैंक में जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, है ना। एफडीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो ये आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डिपॉज़िट कर रहे हैं। और यही पैसा क्या करती हैं, बैंक्स घुमाती हैं, मार्केट में घुमाती हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप समझते हैं कि इस बैंक में इतना पैसा है, असलियत में किसी भी बैंक के अकाउंट में कोई पैसा नहीं होता। ये ऑलवेज़ डिजिटल फॉर्म में दिखाया जाता है। अदरवाइज़ जो पैसा होता है रिलेटेड, अगर मैं बोलूँ तो यह पैसा पूरी इकॉनमी में घूम रहा होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है। मुझे बताइए, किसी बैंक में मैं गई, मैंने बोला सर मेरे 10,000 रुपये जमा कर दीजिए 10 साल के लिए। ठीक है, अब बैंक ने बोला जी बिल्कुल, मैं आपको 10 साल के बाद आपका 10,000 तो रुपया दूंगा ही दूंगा, अलग से इंटरेस्ट जोड़ करके 7,000 रुपये और दूंगा, मतलब प्रॉफिट आपको होगा, आप डिपॉजिट कर दीजिए। भाई वाह, सही बात है। मुझे बताओ, बैंक पागल है? नहीं, बैंक पागल नहीं है। बैंक पागल नहीं है। क्यों नहीं पागल है? देखो, जैसे आप शॉप्स पे जाते हो ना सामान ख़रीदने के लिए, कोई सामान ख़रीदने जाते हो, आप कोई भी पर्टिकुलर आइटम ख़रीदने जाते हो, मुझे बताओ, जो वो शॉपकीपर है वो उस सामान को कहीं से तो लाया होगा आपको बेचने के लिए, है ना। अच्छा, वो जितने में लाया और उतने में ही आपको बेच दिया। भाई वाह, जितने में लाया उतने में ही आपको बेच दिया, तो ये शॉपकीपर क्या करेगा? ये खाली बैठा हुआ है, ये तो बुद्धू है। फिर इसका प्रॉफिट कहाँ गया? प्रॉफिट कहाँ गया इसका? बताइए, इसका प्रॉफिट कहाँ गया? इसका प्रॉफिट तो कहीं नहीं है। तो फिर कैसे करें? है ना। तो अब देखते हैं क्या होगा, कि होता क्या है। शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर का एग्जांपल देती हूँ। शॉपकीपर क्या करता है, कहीं और से सामान परचेज करता है 10 रुपये का, आपको बेचता है वो 15 रुपये का। तो बीच का जो ये 5 रुपये का मार्जिन है, ये इसका प्रॉफिट होता है। बिल्कुल शॉपकीपर का एग्जांपल लो और इसको बैंक से रिलेट करो। बैंक असलियत में क्या है? बैंक को भी आप ये समझो कि ये भी एक शॉपकीपर है, ये भी एक शॉपकीपर है। अच्छा मैम, तो बैंक क्या चीज़ बेच रही है? बैंक पैसा बेचती है। बैंक पैसा बेचती है। क्या बेचती है? पैसा। अच्छा, कैसे बेचती है? मेरे जैसा कोई पर्सन डिपॉज़िट कराएगा, ठीक है, कुछ टर्म्स और कंडीशन पर डिपॉज़िट कराएगा, और फिर डिपॉज़िट कराएगा तो बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट देगी। उस इंटरेस्ट से बढ़ा चढ़ा करके रेट पर उसके बाद में ये किसी को लोन में यही पैसा घुमा देगी और उससे इंटरेस्ट वसूल करेगी। नहीं समझे? चलिए समझाती हूँ। मान लीजिए ए पर्सन है, बैंक में गया, उसने 10,000 रुपये डिपॉज़िट कर दिए। लीजिए भाई, वाह, सही बात है। बैंक में क्या करा उसने? 10,000 रुपये डिपॉज़िट कर दिए। बहुत सही, चलो 10,000 रुपये डिपॉज़िट कर दिए। अच्छा, बैंक ने बोला देख भाई, मैं तुझे ना इसके ना 10% इंटरेस्ट के साथ तुझे लौटाऊंगा। बैंक ने क्या बोला? ए को 10% इंटरेस्ट के साथ मैं तुझे ये पैसा लौटाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मतलब जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो मतलब 10% 10,000 का कितना हो गया? 1,000 और, मतलब बैंक इस पर्सन को कितना वापस लौटाएगा? 11,000। अच्छा, तो बैंक पागल है, बैंक पागल है। 1,000 रुपये कहाँ से जुटाएगी? पहले तो लेकर आइए। इसके लिए इस पैसे को आइडल नहीं रख सकती है भाई, किसी ने जमा कर दिया और ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए ना। बैंक तुरंत जैसे ही डिपॉजिट होता है ना, ग्राहक ढूंढना शुरू करती है। ग्राहक तुरंत उनके पास आएंगे। जैसे ही आया, अब क्या करेगी बैंक? किसी को लोन पकड़ा देगी, इसी 10,000 को क्या कर देगी? लोन में घुमा देगी 10,000 को। और क्या बोलेगी? आप लोन ले रहे हो ना, इसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट चाहिए वो 15% का चाहिए। लो भाई, वाह, क्या बात है। तो क्या किया? जिसको लोन दिया उससे तो 15% का इंटरेस्ट हड़प लिया, ठीक।
और जिसका डिपॉजिट लिया हुआ है उसको 10% दे दिया, और ये जो बचा 5% ये किसकी जेब में गया? बैंक के। तो ये ऐसे प्रॉफिट को कमाया जाता है, ऐसे इसका क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है। ठीक है, अब बैंक की लोन एक्टिविटी देख लेते हैं। बैंक क्या करती है? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, अलग अलग तरह के लोन देती है। अच्छा चलो मैं बता दूं आपको एक चीज़ और। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ भाई। ए पर्सन था, वो बैंक में गया, इसने ना 10,000 रुपये जमा कर दिए भाई, वह 7 साल के लिए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मज़े से 7 साल के लिए जमा करे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये ना पढ़ा लिखा भी नहीं है इतना कि इसको इतनी सारी कुछ जानकारी हो। तो न्यूज़ आती है एक जगह से, न्यूज़ ऐसी आती है कि इस बैंक में चोरी हो गई। ये बंदे के कान खड़े हो गए। ये गया अगले दिन जा कर के बैंक वाले से बोला, अरे 10,000 रुपये वापस करो, मेरे वापस करो, जल्दी वापस करो। बैंक करेगी क्या? बैंक ने तो उसको रखा ही नहीं, उसने तुरंत उसको लोन में घुमा दिया था। बैंक के पास तो अब कुछ है ही नहीं इनिशियल अमाउंट कि अब वो उस पर्सन को दे। मैंने क्या बोला था वर्ड पहले ही, जितना पैसा बैंक में आता है ना, असलियत में वो मार्केट में घूम रहा होता है। कभी भी बैंक के पास असल में उतने डिपॉजिट अवेलेबल नहीं होते, कभी भी बैंक में उतने डिपॉजिट उसके पास अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में? बैंक्स का किसके पास जाएंगे भाई? इनके ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई। चलिए आरबीआई के पास ही बैंक गई, सर हमारी मदद कर दीजिए, ग्राहक पैसे मांगने आ गए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। आरबीआई बोले, अरे हम कहाँ से कर दें? सर आप तो करेंसी छाप सकते हो, आप तो नोट छापते हो, आप तो कर सकते हो, पागल हो तुम? अच्छा मुझे बताओ, आरबीआई क्या जब मर्जी चाहे तब करेंसी छाप सकती है? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा होता तो हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये क्या डेवलपिंग नेचर में ही दिखाई देती है? डेवलप नहीं हो चुकी होती अभी तक? असलियत में किसी भी सेंट्रल बैंक को, किसी भी फेडरल बैंक को, कहीं की भी, कोई भी दुनिया की किसी सेंट्रल बैंक के पास अधिकार तो है करेंसी को छापने का, लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं कि ये तो आपका वैसे हायर में ही आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। कंडीशन है 200 करोड़ के रिज़र्व उस बैंक के पास मौजूद होने चाहिए, जिसमें कुछ अमाउंट तो गोल्ड का होता है और कुछ अमाउंट होता है डॉलर्स का। सिक्योरिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, तब जा कर के, जब ये कंडीशन फुलफ़िल होती है ना 200 करोड़ की, तब जा कर के बैंक क्या करती है, आरबीआई पर करेंसीज़ को छाप सकती है। मुंह उठा करके कभी भी करेंसी को वो नहीं छाप सकती। ठीक है, तो अब क्या करें? बैंक्स के सामने तो प्रॉब्लम है, इसीलिए बैंक्स ने बोला कि सर आप अभी तो हमारी हेल्प करिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करा जाए। तो फिर कुछ रेगुलेशंस आती हैं आरबीआई की। पहले तो बैंक्स का ऐसे काम चलता था कि भाई डिपॉजिट को घुमाया जा रहा है लोन में, उससे पैसा कमाया जा रहा है और दूसरों को दिया जा रहा है। लेकिन फिर आरबीआई ने इसमें जो इमॉल्यूमेंट्स लेकर के आई आरबीआई, वो ये बोला, जो उसके अंदर चेंजेस लाए गए उसमें ये बोला कि सर ऐसा है, बैंक में जब भी कोई पैसा आएगा डिपॉजिट, तो सबसे पहला उसका कुछ % आप हमारे पास रिज़र्व करेंगे। मान लीजिए सोहन लाल गया बैंक में, 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए उसने, 1 लाख रुपए। आरबीआई ने बोला जैसे ही तुम्हारे पास कोई डिपॉजिट आता है पैसा जमा करने, और वो लंबे समय के लिए है, मतलब समझो, पहले एक होता है करंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, आज पैसे डाले कल निकाल लिए। एक होता है सेविंग, बचत खाता, इतने फ्रीक्वेंट आप नहीं निकालोगे, लेकिन हाँ निकाल लोगे, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप बैंक में नहीं रखोगे। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स मतलब 10 साल के लिए जमा हो गए, 20 साल के जमा हो। इस तरह के डिपॉजिट को ना ज़्यादातर बैंक देखती हैं, क्योंकि इसके पैसे को ना वो ज़्यादा समय तक के लिए घुमा सकती हैं। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह की डिपॉजिट के लिए आरबीआई ने गाइडेंस दी। क्या दी कि जब भी आपके पास कोई डिपॉजिट कराने आए, आप क्या करिए, सबसे पहले आप ये करिए कि उसका मान लीजिए 4% CRR है,
तो उसका 4%, उस पूरे डिपॉजिट का 4% आप हमारे पास जमा कराइए। सभी बैंकों को बोला आरबीआई ने कि आप उसका 4% पहले हमारे पास जमा कराइए। एकदम से आपको कहीं से प्रॉब्लम आ गई तो फायर फाइटिंग में हम यही 4% जो आपने जमा करा आपको वापस दे दें, ताकि आप तसल्ली उन ग्राहकों को दे दें कि नहीं नहीं आपका पैसा डूबेगा नहीं। हम एकदम से तो थोड़ी ना एकदम से कहीं करेंसी छाप करके आपको दे देंगे हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इसी टर्म को कहा जाता है सीआरआर, कैश रिज़र्व। इसी को कहा जाता है कैश रिज़र्व रेशियो। इसी रेशियो को कहा जाता है सीआरआर, कैश रिज़र्व रेशियो। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, एक और रेशियो होता है। वैसे तो रेशियोज़ कई सारे होते हैं और ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ने मिलेगा। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। समझो बात को। सीआरआर तो वो पैसा है डिपॉजिट में से जो परसेंट बैंक ने क्या कर दिया, आरबीआई के पास जमा कर दिया। अच्छा, आरबीआई के पास जमा कर दिया। अब क्या करती हैं बैंक्स, जो पैसा बचता है ना उसमें से कुछ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कुछ परसेंट, मान लीजिए 21% क्या करती है वो अपने पास रख देती है और उसके बाद जो पैसा बचता है ना वो लोन में घुमाती है। वो लोन में घुमाती है मतलब कोई फायर फाइटिंग एकदम से आ जाए तो अपना पैसा भी उठा ले और आरबीआई से भी मांग करके उस ग्राहक को दे दे, ताकि वो धांधलेबाजी ना, मतलब बहुत ज़्यादा आवेश में आकर के कुछ ऐसे ना ट्रीट करने लगे, नहीं पैसे दीजिए पैसे दीजिए, तो वहाँ पे तसल्ली देने के लिए काम आ जाए। अच्छा, रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर आरबीआई बैंक, जो आरबीआई होती है ना हमारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ना लोन बैंकों को लोन भी देती है। कई बार बैंकों के पास एक्सेस पैसा नहीं होता तो बैंक आरबीआई से लोन भी लेती है। तो जिस रेट पे आरबीआई से बैंक लोन लेती है उसको रेपो रेट बोला जाता है। और जिस रेट पर आरबीआई बैंकों से लेती है इन्फ्यूजन के लिए कहीं पर भी लोन, भाई आरबीआई भी तो फाइनेंशियल बॉडी है, इसको भी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बताइए मुझे कि अगर ये आरबीआई अब जब बैंकों से लेने लग जाती है तो वो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो क्रेडिट क्रिएशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये, जो हायर क्लासेस में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आपको ये समझना है कि कैश रिज़र्व रेशियो क्या है, वो अमाउंट, वो पैसा जो बैंक्स क्या करती हैं आरबीआई के पास जमा कर देती हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से एसएलआर बना करके अपने पास रख लेती हैं और फिर जो बचता है वो कर देती हैं लोन में, वो घुमा देती हैं। कैसे, मान लीजिए 10,000 था, 10,000 में से 1,000 रुपये तो आरबीआई के पास जमा कर दिए, इसको बोला कैश रिज़र्व रेशियो। अच्छा, 9,000 बचे, 9,000 में से 1,000 रुपये अब बैंकों ने क्या करा, अपने पास रख लिया, इसको बोला जाएगा एसएलआर, ठीक है। अब बैंकों के पास कितना बचा, 8,000। अब ये 8,000 जो है ये लोन में घुमाएंगे और इससे इनकी इनकम अर्न करेंगे, क्योंकि बैंकों के पास जो रॉ मटेरियल है, बेचने की जो सामान है, सामग्री है, वो क्या है बेटा, वो सीधे सीधे यही करेंसी होती है, यही करेंसी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन की। क्रेडिट मतलब लोन देना। तो क्रेडिट या लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न्स फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। भाई देखो, मैं गई बैंक में मैं जा कर के बोली सर मुझे लोन दे दो, बैंक वाले ने बोला अच्छा ठीक है लोन ले लो। बैंक बेवकूफ़ है कि एकदम से ऐसे बोल देगी नहीं नहीं लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देयर आर सर्टन कंडीशंस, द कंडीशन इज़ द बोरोवर, जो भी बोरोवर वहाँ जाएगा उसे कुछ गिरवी रखना ज़रूरी है उसे कुछ गिरवी रखना। जब तक वो मोर्टगेज नहीं करेगा, जब तक वो गिरवी नहीं रखेगा कोई सामान, तब तक बैंक ऐसे लोन नहीं उठा करके दे सकती। भाई बैंक ने आज लोन दे दिया और वो पर्सन वहाँ से भाग गया, हो गया ख़त्म, फिर तो वो लॉस में गई ना बैंक। तो कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करती है, गिरवी रखती है, चाहे वो प्रॉपर्टी के कागज़ हो गए, चाहे कोई सामान हो गया, सोना चांदी हो गया, कुछ तो गिरवी रखती है, ठीक है। तो टर्म्स क्या होते हैं क्रेडिट के, कि भाई मुझे किसी को लोन देना है तो क्या कंडीशंस होंगी। तो पहली कंडीशन होती है कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, पहली कंडीशन आपकी होती है कोलैटरल सिक्योरिटी। दूसरी आती है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। तीसरी आती है टर्म्स ऑफ द लोन, मोड ऑफ रिपेमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है मोर्टगेज, मोर्टगेज का मतलब गिरवी रखना।
डॉक्यूमेंट भाई इसके लिए क्या क्या पेपर आपके रिक्वायर हैं, आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हो, टर्म्स ऑफ द लोन, मोड ऑफ रिपेमेंट, कैसे कैसे आप पैसे दोगे वापस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, भैया मैंने आपको लोन दिया मैं इसका इतना % इंटरेस्ट लूँगा। ये उसकी कंडीशंस होती हैं कि आप अगर लोन ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें हमें देनी हैं। ठीक है,